BTTH के एक और मजेदार नोवेल एपिसोड में आपका स्वागत है। अब जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, जियान की हेवनली फ्लेम उस ब्लैक लाइन को कवर कर लेती है। ये देख के लिटिल फेई डॉक्टर भी समझ गई थी। वो कहती कि अगर जियान इस ब्लैक लाइन को रिफाइन कर लेता है तो उसकी स्ट्रेंथ में काफी ज्यादा इंक्रीजमेंट होने वाला है, क्योंकि ये ब्लैक लाइन शेवायान की काफी ज्यादा प्योर दुखी को कंटेन करती थी। तो चलो जानते हैं आज जियान का कितना लेवल बढ़ने वाला है। सो वॉच टिल द एंड। इस समय जियान की हेवनली फ्लेम ने उन सारी की सारी भाग रही ब्लैक लाइंस को कवर कर लिया था और जियान की बॉडी तो किसी तंदूर से भी ज्यादा गर्म हो चुकी थी। लेकिन ये तो अच्छी बात है कि वो ग्लेज्ड लोटस हार्ट फ्लेम पूरी तरीके से जियान के द्वारा रिफाइन करी जा चुकी थी। इस वजह से उसके हाई टेम्परेचर का जियान की बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था। नहीं तो कोई भी इस तरीके से हेवनली फ्लेम को अपनी बॉडी को जलाने के लिए बिल्कुल अलाउ नहीं करेगा। अब इन हेवनली फ्लेम्स के लपेटे में आके वो लाइंस भी काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी और जैसे जियान की ये ग्लेज्ड फ्लेम इसे रिफाइन करती जाती है, हम देखते हैं इन ब्लैक लाइंस में से कुछ ब्लैक कलर को स्कैटर होते हुए। अब हालांकि ये ब्लैक कलर की स्पीड काफी ज्यादा स्लो थी, लेकिन इससे ये बात तो पक्की हो चुकी थी कि ब्लैक लाइन कुछ ही देर में पूरी तरीके से रिफाइन होने वाली है और जब इसे सपोर्ट करने के लिए कोई दुखी नहीं बची होगी तो ये भी वहीं की वहीं फिनिश हो जाएगी। अब जैसे जैसे जियान की हेवनली फ्लेम उस डीमन पॉइजन स्पॉट की ब्लैक लाइन को रिफाइन करती जा रही थी, तो इस रिफाइनमेंट की वजह से उसका पॉइजनस नेचर दूर होता जा रहा था और बाकी की बची हुई प्योर दुखी को हम जियान को ऑब्जर्व करते हुए देखते हैं और इसकी वजह से अब जियान का रियल्म और भी ज्यादा स्टेबल हो चुका था। और अगर हम ध्यान से देखें तो इस समय जियान के फेस पे एक कोल्ड स्माइल थी और उसका पूरा ध्यान इस ब्लैक लाइन पे फोकस्ड था, क्योंकि अभी जियान की इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो इस डीमन पॉइजन स्पॉट को प्रोवोक कर सके। लेकिन ये अच्छी बात है कि पतले से थ्रेड्स अपने सोर्स को छोड़ के बाहर आ गए थे, जिस वजह से इन्हें रिफाइन करना जियान के लिए आसान हो जाता है। जियान के मन में ये बात आ रही थी कि लगता है ये डीमन स्पॉट मेरी हेवनली फ्लेम्स को बिल्कुल भी अपनी आंखों में नहीं रखता है। अब क्योंकि जियान की नजर उस ब्लैक लाइन पे काफी देर से थी, तो अब वो ये नोटिस कर पा रहा था कि ये लाइन धीरे धीरे करके ट्रांसपेरेंट होने लगी है और इससे हमारी जियान की इस डीमन स्पॉट की अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ जाती है। और अब जियान को भी क्लियरली समझ में आ चुका था कि जो लिटिल फेई डॉक्टर ने बताया वो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जितना ज्यादा पॉइजन और डार्कनेस इस पॉइजन स्पॉट के अंदर भरा हुआ है, उससे अभी जियान की दो हुआंग लेवल की स्ट्रेंथ को देखते हुए चले तो वो बिल्कुल भी सॉल्व करना इजी नहीं है। लेकिन जो काम उसकी ग्लेज्ड लोटस हार्ट फ्लेम कर रही थी, उससे जियान को ये श्योरिटी तो हो गई थी वो पूरी तरीके से हेल्पलेस नहीं है। और अगर हम बात करें ग्लेज्ड लोटस हार्ट फ्लेम की, तो ये दो हेवनली फ्लेम से मिलकर बनी हुई थी, जिसकी वजह से इस पॉइजन स्पॉट को वो रिफाइन कर पा रही थी। अब हालांकि इसकी रिफाइनिंग स्पीड काफी ज्यादा कम थी और जिसको जो रिफाइन कर रही थी वो लाइन भी काफी ज्यादा पतली थी, पर इसे भी रिफाइन कर पाना जियान के लिए काफी ज्यादा रिलीफ की बात थी। और ये सब सोचने के बाद जियान के दिमाग में एक और खतरनाक आइडिया आता है। वो कहता है कि अगर दो फ्लेम से बनी हुई ये ग्लेज्ड लोटस हार्ट फ्लेम इतनी ज्यादा खतरनाक है, तो अगर मैं कहीं तीन फ्लेम्स को मिला दूं तो क्या बात ही हो जाएगी। और जिसके बाद जियान इस डीमन पॉइजन स्पॉट को रिफाइन करने का अटेम्प्ट भी कर सकता है। अब ऑफ कोर्स तीन हेवनली फ्लेम को एक साथ मिला पाना ये भी उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट था जितना कि एक 2 जोन लेवल के वॉरियर को ढूंढना जो कि जियान की हेल्प करने के लिए राजी हो जाए। जियान कहता है कि ये दुखी कॉन्टिनेंट काफी ज्यादा बड़ा है, लेकिन उसके बाद भी हेवनली फ्लेम्स को ढूंढना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है और अगर कहीं गलती से किसी को एक हेवनली फ्लेम मिल जाती है तो उसे रिफाइन करना तो और भी ज्यादा टेढ़ी खीर है। जियान कहता है कि हेवनली फ्लेम एक ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ एल्केमिस्ट यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रैक्टिशनर्स फायर दुखी को प्रैक्टिस करते हैं उनके बीच में भी हेवनली फ्लेम का काफी ज्यादा क्रेज है। और यही रीजन था कि दुखी कॉन्टिनेंट में बीक लोग तो बिल्कुल दूर रहते थे हेवनली फ्लेम से, क्योंकि उन्हें गलती से अगर हेवनली फ्लेम मिल जाती है तो वो रिफाइन नहीं कर सकते और मान लिया कहीं गलती से उन्हें रिफाइन भी कर ली तो वही हेवनली फ्लेम उनकी जान की दुश्मन भी बनने वाली है, क्योंकि जैसे ही उन्हें कोई स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट मिलता है तो समझो हेवनली फ्लेम वाले बंदे का पत्ता साफ। और जब भी कहीं पे हेवनली फ्लेम के होने की खबर फैलती है तो वहाँ पे उसे ऑब्टेन करने के लिए इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट इकट्ठे हो जाते हैं कि नॉर्मल लोगों की तो उन्हें देख के ही फटने लगती है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम जियान की बात कर लें तो उसे इस फॉलन हार्ट फ्लेम को रिफाइन करने के लिए जियान अकेडमी में करीब 1 साल का वेट करना पड़ा था और उसके साथ जितना बड़ा कांड हुआ था वो तो हम सबको पता ही है। और अगर उस अंडरग्राउंड केव में क्वीन मेड्यूसा नहीं होती तो शायद जियान भी आज जिंदा नहीं होता। और साथ ही साथ में हमने ये भी देखा था कि ब्लैक कॉर्नर रीजन से कितने ज्यादा लोग आ गए थे उस फ्लेम को लेने के लिए और खासकर ये कोई नॉर्मल बैटल नहीं थी। यहाँ पे लोग अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे थे। इस वजह से पहले तो एक हेवनली फ्लेम को ढूंढना फिर उसे मर्ज करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट काम है। अब ऐसी बात नहीं है कि हमारे जियान के पास थर्ड हेवनली फ्लेम थी नहीं, बस सीन ये था कि हमारे मास्टर यालाओ का उस बोन चिलिंग फ्लेम पे स्पिरिचुअल इम्प्रिंट था और अगर जियान इस फ्लेम को रिफाइन करना चाहता है तो उसे अपने मास्टर के स्पिरिचुअल इम्प्रिंट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना होगा, जो कि जियान बिल्कुल भी नहीं कर सकता है, क्योंकि ये बोन चिलिंग फ्लेम ही एक आखिरी चीज रह गई थी जिससे जियान ये सेंस कर सकता था कि उसके मास्टर जिंदा है या फिर नहीं। जानने से पहले मास्टर यालाओ ने जियान से कहा था कि अगर उसके फोरहेड से ये फायर सील डिसअपीयर हो जाती है तो वो इस बोन चिलिंग फ्लेम को पूरी तरीके से रिफाइन कर सकता है। अब भले ही मास्टर की ये सील अभी कोई भी हीट इमिट नहीं कर रही हो, लेकिन कम से कम ये जियान के फोरहेड पे प्रेजेंट तो थी। और ऊपर से हम जियान के कैरेक्टर के बारे में बात करें तो अगर ये फायर सील डिसअपीयर हो भी जाती है तभी वो इस बोन चिलिंग को रिफाइन करने से पहले 1000 बार सोचेगा और यही रीजन था जिसकी वजह से जियान को भी इतनी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। तभी हमारा ध्यान जाता है उन ब्लैक लाइंस पे जो इतनी ज्यादा रिफाइनमेंट के बाद काफी ज्यादा पेल पड़ चुकी थी। इन ब्लैक लाइंस को देख के जियान एक लंबी सी सांस लेता है और हम देखते हैं उसकी वो ग्रीन कलर की फ्लेम और ज्यादा ब्राइट होते हुए।
जिससे आसपास का टेम्परेचर काफी तेजी से राइज होने लगता है, क्योंकि यहाँ पे जियान को पता नहीं था कि वो अगर इस तरीके से रिफाइन करता रहा तो कितना टाइम लगने वाला है। पर जियान ये तो जानता ही था कि उसकी आधे से ज्यादा द्विकी एग्जॉस्ट हो चुकी है, और उससे हमें ये भी समझ में आता है कि डीमन पॉइजन स्पॉट कितना ज्यादा ट्रबलसम है, क्योंकि उसके एक थ्रेड को रिफाइन करने में जियान की ये हालत हो गई है। और जब ये सब जियान सोच रहा था तभी उसकी हेवनली फ्लेम और ज्यादा गर्म होने लगती है, और अब जियान के सामने काफी ज्यादा प्योर द्विकी रिवील हो चुकी थी। ये देख के जियान वापस से अपने होश में आता है, और अब वो अपने आप को रेडी करता है इस द्विकी को रिफाइन करने के लिए, क्योंकि अब ये द्विकी पूरी तरीके से लगभग इनविजिबल हो चुकी थी। और खासकर हेवनली फ्लेम की वजह से इसकी रिफाइनमेंट ऐसी हुई थी कि अब इसे कोई भी वॉरियर डायरेक्ट अब्सॉर्ब कर सकता है, और इस द्विकी का वॉरियर की बॉडी पे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। अब इस द्विकी की रिफाइनमेंट के बाद जियान अपनी हेवनली फ्लेम को रिमूव कर देता है, लेकिन एज अ प्रिकॉशन उसने क्लस्टर को अपने साइड में भी रखा हुआ था, जो कि उसकी साइड में भी फ्लोट करता हुआ दिखता है। जिसके बाद हम देखते हैं जियान के एक सीरियस एक्सप्रेशन को। वो अपनी आंखें बंद करके उस द्विकी के पास अपनी कॉन्शियसनेस को ले जाता है। जियान के लिए अच्छी बात यह थी कि इस द्विकी में उसकी कॉन्शियसनेस काफी आसानी से एंटर हो जाती है, और इतनी ज्यादा प्योर द्विकी को फील करने के बाद जियान को काफी ज्यादा खुशी हो रही थी। जियान अपनी इस जॉय को थोड़ा सा सप्रेस करता है, और अपने एक थॉट के साथ फ्लेम मंत्रा को अपनी बॉडी में सर्कुलेट करना शुरू कर देता है। अब जैसे जैसे जियान इस द्विकी को रिफाइन करता जा रहा था, वो अपने फ्लेम मंत्रा को और भी ज्यादा तेज करता जा रहा था। अब हम धीरे धीरे उस द्विकी की रिफाइनमेंट की इंटेंसिटी को भी बढ़ते हुए देखते हैं। तभी हमारा ध्यान जाता है बाहर की साइड, जहाँ पे जियान के आसपास एक हरिकेन जैसा माहौल क्रिएट हो चुका था। अब खैर इस हरिकेन से जियान को कोई परेशानी तो हो नहीं रही थी, बल्कि इस हरिकेन से जियान को और भी ज्यादा फायदा हो रहा था, क्योंकि जहाँ से भी हरिकेन पास करती हम उस जगह से काफी ज्यादा प्योर द्विकी के ड्रॉपलेट्स को देख सकते थे। और इतनी ज्यादा प्योर द्विकी को ऑब्जर्व करने के बाद जियान की बोन्स में काफी ज्यादा कंफर्टेबल फीलिंग आ गई थी, और इस समय वो ऐसा लग रहा था जैसे वो स्वर्ग में चला गया हो। लेकिन ये हरिकेन भी बस थोड़ी देर के लिए क्रिएट हुई थी, जिसके बाद ये अपने आप ही डिसअपियर हो जाती है, और हम बस देखते हैं कुछ बचे हुए ड्रॉपलेट्स ऑफ प्योर द्विकी। इस समय द्विकी के ये ड्रॉपलेट्स काफी ज्यादा इनविजिबल लग रहे थे, जो कि धीरे से आके जियान की बॉडी में अब्सॉर्ब हो जाते हैं। इस समय जियान ने अपनी आंखों को पूरी तरीके से बंद कर रखा था, और इस पूल का पानी अब उसके कंधों से उसकी कमर तक आ चुका था। लेकिन सरप्राइजिंग बात यह थी कि ये कोल्ड पॉइजनस वाटर अब काफी ज्यादा उबलता हुआ दिखाई दे रहा था। हम यहाँ पे कई बबल्स को क्रिएट होते हुए देखते हैं, और जैसे ही बुलबुले फूटते थे हम इनके अंदर से पॉइजनस फॉग को बाहर निकलते हुए देखते हैं। तभी हमारा ध्यान शिफ्ट होता है लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ, जो कि इस समय पूल की साइड में खड़ी हुई थी। इस समय शाओशियान ने अपने कपड़े तो पहन ही लिए थे, वो एक हेल्पलेस एक्सप्रेशन के साथ उस पूल वाटर को घूरे जा रही थी। वो ये कहती कि जियान की हेवनली फ्लेम काफी ज्यादा टेरिफाइंग है, क्योंकि जियान की हेवनली फ्लेम ने टेम्परेचर को इतना ज्यादा राइज कर दिया था कि अब उस पॉइजन पूल का काफी पानी वेपराइज हो चुका था। तभी हम देखते हैं जियान की आंखों को थोड़ा सा फड़कते हुए, और धीरे से वो अपनी आईज को ओपन कर लेता है, और उसकी आंखों को ओपन करने के बाद ही उसकी बॉडी से एक ऑरा रिलीज होते हुए देखते हैं, जो पिछले ऑरे से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। ये ऑरा रिलीज ही हुआ था, जिसके बाद जियान फटाक से इस ऑरे को अपनी बॉडी में विड्रॉ भी कर लेता है। इस समय हम जियान की आंखों में वही हरा वाला ग्लो भी देख सकते हैं। अब क्योंकि जियान को इस पूल में रहने की और भी ज्यादा जरूरत नहीं थी, तो इस वजह से जियान एक जंप के साथ बाहर आ जाता है। लेकिन जब उसकी नजर लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर पड़ती है, तो फिर से हमारा जियान ठरकी काफी ज्यादा एम्बेरेस फील करने लगा था। हमारी लिटिल फेरी डॉक्टर भी जियान को देख के अपनी आंखें दूसरी तरफ कर लेती है। लेकिन तुम लोग जो सोच रहे हो वैसी बात नहीं है। असल में बात ये थी कि जियान ठरकी ने अभी कोई कपड़े नहीं पहन रखे थे। शाओशियान कहती कि तुम अपने कपड़े क्यों नहीं पहन रहे हो, और जब जियान ये बात नोटिस करता है तो उसका मन फिर से करता है कि वो अपना सर दीवार में दे मारे। वो एक सूखी हंसी के साथ अपनी स्टोरी रिंग से अपने क्लोथ्स को बाहर निकालता है, जिसके बाद हम देखते हैं जियान को एक क्योटिक मैनर में अपने कपड़ों को पहनते हुए। जियान के कपड़े पहनने के बाद शाओशियान उसकी तरफ टर्न होती है, और हम ध्यान से देखें तो इस समय भी लिटिल फेरी डॉक्टर का चेहरा काफी ज्यादा लाल हो रखा था। वो कहती है कि डीमन पॉइजन स्पॉट की उस लाइन को रिफाइन करने के बाद तुम्हारी कितनी स्ट्रेंथ इंक्रीज हुई है। ये क्वेश्चन सुन के तो जियान के फेस पे एक स्माइल आ गई थी। वो कहता है कुछ ज्यादा नहीं, बस मैं एक 2 स्टार 2 हुआंग बन चुका हूँ। जियान की ये बात सुनने के बाद लिटिल फेरी डॉक्टर के फेस पे भी एक स्माइल आ गई थी। वो अपना सिर हिलाते हुए कहती कि तुम क्या बात कर रहे हो, अभी तुम्हारे लिए 2 स्टार 2 हुआंग में ब्रेक थ्रू करना काफी ज्यादा सफिशिएंट है, और खैर तुम्हें इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डेमोनिक पॉइजन स्पॉट तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला, और फ्यूचर में तुम इसे कम्प्लीटली रिफाइन भी कर सकते हो, जिसके बाद तुम्हारी स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा अमाउंट में बढ़ जाएगी। इस बात से तो जियान भी पूरी तरीके से एग्री कर रहा था। खैर ये बात तो जियान को भी पता था कि 2 हुआंग में एक लेवल को क्रॉस करना कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि कई लोग तो 1 साल से ज्यादा ट्रेनिंग करने के बाद भी एक लेवल से ब्रेक थ्रू नहीं कर पाते। इस वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि इस छोटे से थ्रेड को रिफाइन करने से जो एनर्जी जियान को मिली थी वो जियान की एक्सपेक्टेशंस को भी क्रॉस कर चुकी थी। जियान कहता है कि क्या होगा अगर मैं इसे पूरी तरीके से रिफाइन कर लूं, क्या मैं 2 हुआंग के पीक पे पहुंच सकता हूं। ये सुनने के बाद जियान फिर से उस डेमोनिक पॉइजन स्पॉट को एक बार फील करता है, और अचानक से उसके दिल में ये भी फीलिंग आती है कि अब वो इससे इतना ज्यादा नफरत नहीं करता जितना वो सोचता था। और इसी के साथ हम इस पार्ट को यहीं पे फिनिश करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट जैसे ही अवेलेबल होता है उसे आप राइट साइड में क्लिक करके देख सकते हो। साथ ही में उसका लिंक मैं कमेंट में भी पिन कर दूंगा। तो मिलते हैं वीडियो के उस पार, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।